हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू यूथ IAS। आज की डेट है 28 अगस्त। मैं नवनाथ भालेराव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे पहला लीडिंग आर्टिकल है द पार्टिसिपेंट्स वी नीड इन फेज 3 ट्रायल। आप इस आर्टिकल को GS2 के वल्नरेबल सेक्शन इस टॉपिक के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं कोविड-19 पेंडेमिक के बाद अभी हाल ही में कुछ वैकेंसी डेवलप हुए हैं और इन वैकेंसी के दिन पर दिन ट्रायल बढ़ते जा रहे हैं ऑन द पेशेंट्स। लेकिन इस आर्टिकल में यह एक आइडिया बताई गई है कि हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वल्नरेबल सब्जेक्ट जो है उन्हें कोविड-19 फेज़ 3 के ट्रायल में एनरोल किया जाना चाहिए। पहले जो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 जो ट्रायल थे वह ट्रायल यह वैकेंट पास हो चुके हैं, लेकिन अब जो फेज़ 3 ट्रायल है, ऑथर का कहना है कि फेज़ 3 ट्रायल में आपको हेल्थ केयर वर्कर्स और वल्नरेबल सब्जेक्ट जो है इन्हें इनरोल करना चाहिए। ऑथर यहाँ कहना चाहते हैं कि हेल्थ वर्कर जो है वह एकदम हाई रिस्क एनवायरनमेंट में एंड रिपीटेड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, जैसे कि हम जानते हैं हॉस्पिटल में जो अभी कोविड-19 सेपरेट वार्ड्स बनाए गए हैं वहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर काम कर रहे हैं उसमें हम वर्कर्स के साथ नर्सेस, डॉक्टर्स इनको भी एनरोल कर सकते हैं, जो कि एकदम हाई रिस्की एनवायरनमेंट है और वह इन्फेक्शन को हमेशा एक्सपोजर रहते हैं। इसी के साथ जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, जैसे एल्डरली पीपल्स जो कि विथ कोमॉर्टेबिलिटीज़ विथ हैव 5 फोल्ड, यानी कि 55 एज, 65 एज, इस तरह के जो ओल्ड एज पीपल्स हैं उन लोगों को इस ट्रायल में इन्वॉल्व करना चाहिए। कोविड-19 की जो वैक्सीन तैयार हो गई है उसके 2 फेजेस यह वैक्सीन ट्रायल में पास हो चुकी है, जिसमें फेज़ 1 जो ट्रायल था वह था फॉर सेफ्टी एंड सेकंड जो फेज़ का ट्रायल था उसमें बोथ सेफ्टी एंड वैक्सीन्स एबिलिटी टू डेवलप द एंड वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। बॉडी के अंदर जो वायरस जा चुका है उस वायरस को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज क्रिएट करनी चाहिए वह ट्रायल फेज 1 एंड फेज 2 में यह वैक्सीन पास हो चुकी है। कोविड-19 के केसेस के बारे में अगर देखा जाए तो री इन्फेक्शन के जो केसेस है, जो जिन्हें पहले कोरोना हो चुका था वह इन्फेक्शियस थे, लेकिन जैसे ही वह हॉस्पिटल से लौट कर आए ठीक होकर उसके बाद फिर से वह इन्फेक्टेड हो गए। ऐसे केसेस देखना चाहे तो हम काफ़ी मात्रा तक वह एक्सट्रीमली रेयर केसेस हैं। सेकंड ट्रायल में फेज़ 2 में वैक्सीन की जो प्रोटेक्टियस एबिलिटी थी वह पास हो चुकी है और फेज़ 3 ट्रायल में इसके साथ एडिशनल एविडेंस फॉर फ्रीडम फॉर द रेयर साइड इफ़ेक्ट्स, इसके लिए इस फेज़ 3 में इस वैक्सीन के ट्रायल को पास होना है। वंस दिस वैक्सीन पास दिस फेज़ 3 द वैक्सीन इज रजिस्टर्ड। जैसे ही यह वैक्सीन फेज़ 3 पास हो जाती है तो यह वैक्सीन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी एंड वैक्सीनेशन ऑफ द जनरल पब्लिक एज पर द नेशनल पॉलिसी यहाँ पर यह वैक्सीन रजिस्टर की जाएगी। चाइना में भी जो इंटरिम रिपोर्ट्स आए थे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के बारे में ऑफ दिस वैक्सीन ट्रायल, तो वह विथ एन इनएक्टिव टू होल वायरस वैक्सीन, तो उनके भी शॉर्ट टर्म सेफ्टी के जो गोल्स है वह अभी भी जारी है और इंडिया भी एम्बार्किंग ऑन दिस फेज़ 3 ट्रायल विथ सिमिलर वैक्सीन। जो वैक्सीन के ट्रायल्स चाइना में हो रहे हैं उन्हीं सिमिलर वैक्सीन के ट्रायल्स इंडिया में भी हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव अगर इस वैक्सीनेशन का देखा जाए तो वह हम 3 फोल्ड देख सकते हैं। उसमें जो शॉर्ट टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल इंडिविजुअल फ्रॉम सीवियर डिजीज एंड डेथ। सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म हमारा ऑब्जेक्टिव है वो जो वल्नरेबल ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि हमने देखा हेल्थ केयर वर्कर्स एंड एल्डरली पीपल्स, तो उन्हें इस सीरियस डाइजीज से इन्फेक्ट होने से बचाना है और डेथ से बचाना है। एंड सेकंड इज टू प्रोटेक्ट ऑक्यूपेशनली एक्सपोज्ड फ्रॉम एक्वायरिंग राइटली ट्रांसफरिंग इन्फेक्शियस टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। जो भी ऑक्यूपेशनल पीपल है वह जो एक्सपोज होते हैं
ओपन एटमॉस्फेयर में दिस इन्फेक्शियस वायरस को, तो उन्हें उनके जो आसपास जो कलीग रहते हैं और जो फैमिली रहती है और उन्हें खुद को इन्फेक्ट होने से हमें बचाना है। एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के बारे में यह देखा जाए तो यहाँ पर हमें यह वैक्सीन कितने लोगों को इन्फेक्शन होने नहीं देती है, कितने डेथ कम करती है, कितने डेथ्स प्रिवेंट करती है, यह देखने के बजाय हमें यह वैक्सीन पेशेंट के बॉडी में एंटीबॉडीज़ कितने हद तक तैयार करती है, यह हमें इम्पोर्टेंस है। फेज़ 3 ट्रायल में यह कहा गया था कि ओनली अडल्ट वॉलंटियर्स जो है तो उन्हें ही इसमें इनरोल किया जाएगा फॉर द टेस्टिंग। लेकिन ऑथर के हिसाब से उन्होंने यह आइडिया सुझाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शंस जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स एंड वल्नरेबल ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें इसमें इनरोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वल्नरेबल ग्रुप्स को इसमें इंक्लूड करते हैं तो आप फेज़ 3 के ट्रायल के बिगिनिंग में एक स्पेशल स्टडी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि इम्यूनाइजिंग दिस सब ग्रुप, उसके जो सब ग्रुप हैं उन्हें भी हम इम्यूनाइजिंग कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा तो इस वायरस के बारे में डेथ रेट देखा जाए तो वह है अबाउ 50 और अराउंड 50, यानी कि ज़्यादा एज वाले जो पीपल्स हैं जिन्हें हम एज अ वल्नरेबल पीपल कहते हैं तो वो है। तो अगर उनके बारे में फेज़ 3 में हम ट्रायल किया जाए तो हम यह एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं जो कि यह प्रोटेक्टेड एरिया में काम कर सकता है। ऑथर के हिसाब से ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी जो है तो उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स को एक प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू रजिस्टर देमसेल्फ एज वॉलंटियर फॉर द फेज़ 3 ट्रायल ऑफ द वैक्सीन, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रेफरेंशियल अपॉर्चुनिटी देते हैं इसमें इनरोल करने के लिए तो यह एक पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फैसिलिटी साबित हो सकती है, जिसमें ऑलरेडी यह हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 के वार्ड्स में काम कर चुके हैं, यानी उनके बॉडी के अंदर जो भी एंटीबॉडीज़ है उस एंटीबॉडीज़ के हिसाब से वैक्सीन का एक मैच्योर ट्रायल उन पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई हेल्थ केयर वर्कर्स पर्टिकुलरली दोज अबव एज ऑफ 55 शुड वॉलंटियर एंड टू बी इंक्लूडेड इन फेज़ 3 ट्रायल। क्यों? अगर आपको फेज़ 3 ट्रायल में एनरोल ही करना है तो सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और पर्टिकुलरली उसमें भी एज ऑफ अबव 55 के जो लोग हैं उन वॉलंटियर्स को ही फेज़ 3 के ट्रायल में एनरोल करता है। तो इसके पीछे कुछ सेवरल रीजंस भी यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला है हिस्टोरिकली जो हेल्थ केयर वर्कर्स है जो एज अ वॉलंटियर काम करते हैं वह सेवरली फिजियोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ में उन्होंने पहले ही हेल्थ केयर वर्कर्स इस एटमॉस्फेयर में काम कर चुके रहते हैं, तो उनके पास एक एटीट्यूड रहता है जो कि वो उन्हें पार्टिसिपेशन में मोर एनकरेजेस करता है फॉर द वैक्सीन ट्रायल्स। सेकंड, पार्टिसिपेशन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स का, इससे हम मोटिवेट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर, नर्सेस, हेल्थ केयर वर्कर इसमें एनरोल कर रहे हैं तो जो सोसाइटी के जनरल पब्लिक है उन्हें भी हम इसमें इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए रिक्रूट ईजीली कर सकते हैं। और सेकंडली, क्वारंटाइन के जो चांसेस है इसमें एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर को ही ट्रायल में एनरोल कर रहे हो तो उन्हें क्वारंटाइन भी करना होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर एंड वल्नरेबल सेक्शंस में जो लोगे तो उन्हें क्वारंटाइन करने के बाद जो कोविड वार्ड में हॉस्पिटल्स में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम हो सकती है। तो यह एक तरीके का प्रॉब्लम और डिसएडवांटेजेस स्टेटमेंट है। लेकिन इंक्लूजन ऑफ दिस हेल्थ केयर वर्कर फॉर फेज़ 3 वैक्सीन ट्रायल यह एक सिल्वर लाइनिंग प्रूव हो सकता है। यह एक बूस्ट टू सैगिंग मोरल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक मोरलिटी प्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसे मोरलिटी को यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग यह वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर को, जिसमें डॉक्टर्स भी होंगे, जिसमें नर्सेस भी होंगे, अगर आप इनको एनरोल करते हैं तो वह आपको जैसे एक नॉर्मल
पेशेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है उससे कई ज़्यादा बेटर प्रूव्ड इन्फॉर्मेशन आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। एंड सेल्फ रिपोर्टेड एडवर्स इवेंट जो होते हैं, जैसे कि आपको उस पेशेंट के बारे में काफ़ी बड़ा डाटाबेस बनाना पड़ता है, एक मोबाइल ऐप के तहत भी आप उसे एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो कि सेल्फ रिपोर्टेड एंड विथ रिलीवेंट डिटेल हो सकता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि हाउ वी मोबिलाइज हेल्थ केयर वर्कर टू पार्टिसिपेट इन फेज 3 ट्रायल्स, हम उन्हें कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसके बारे में एक इंस्टीट्यूशन के बारे में भी यहाँ बताया है जो है ड्यूक रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया है, उसका शॉर्ट नेम दिया है यहाँ पर हीरो, यानी हेल्थ केयर वर्कर एक्सप्लोजर रिस्पॉन्स एंड आउटकम्स, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए और क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए काफ़ी मात्रा तक इनकरेज किया जाता है। इन द सेम वे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके तहत भी काफ़ी मेंबर्स को हेल्थ केयर वर्कफोर्स को इसमें एनरोल करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और इनकरेज किया जा रहा है। लेकिन इस इनकरेजेस में हम एक बात भूल रहे हैं कि व्हाट शुड बी द कंडीशंस टू अप्लाई एज अ वॉलंटियर। अगर आपको हेल्थ वर्कर्स को लेना है तो कुछ कंडीशन भी रखनी चाहिए। उसमें यहाँ पर कुछ कंडीशन भी बताए गए हैं जिसमें है जो कि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड विथ कोविड-19 जो हेल्थ वर्कर है वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन कोविड-19 में जो 3 टेस्टिंग होती है उसमें एक टेस्ट होती है IgG एंटीबॉडी टेस्ट। तो उस टेस्ट में कुछ लोगों को सर्वो प्रिवेलेंस एंटीबॉडी इन हेल्थ केयर वर्कर्स लाइकली टू बी 30 to 40% रहनी चाहिए, अराउंड 30 to 40%। तो आप इन लोगों को इसमें वर्कफोर्स को ससेप्टेबली इनरोल कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ऑथर का कहना है कि जो वल्नरेबल सेक्शंस है अगर आप उनको फेज 3 ट्रायल में एनरोल कर सकते हो तो काफ़ी हद तक आप ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन डाटाबेस बना सकते हैं, उनके अच्छी तरह से ट्रायल्स ले सकते हैं जो भी हमारे एक प्रोटेक्टिव ट्रायल कह के प्रूव हो सकती है। इन दिस वे वी मूव फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट आर्टिकल। हमारा आज का सेकंड आर्टिकल है इम्पार्शियल, अलूफ एंड सोबर एज अ जज। स्टूडेंट्स, आप इस आर्टिकल को GS2 के इंडियन पॉलिटी के जुडिशरी इस पार्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि भूषण प्रशांत का केस काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और जो कि कोर्ट के कंटेम्प्ट के बारे में था, जिसमें प्रशांत भूषण ने जो CGI है हमारे, उनकी एक मोटरसाइकिल पर की जो फोटोग्राफ थी उसे ट्वीट किया गया था। तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि उन्होंने एक यहाँ पर केस स्टडी बताई है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में थी। वहाँ पर कुछ गांव वाले जो थे आसपास के रहने वाले, उन्होंने वहाँ के जो जजेस थे तो उनके जजेस के बारे में कुछ फैलाव किया था, उनकी तरफ से कुछ बातें वहाँ पर उन्होंने फैलाई थी। तो इसके लिए कोर्ट ने उन्होंने प्रेजेंट होने के लिए कहा था, लेकिन गांव में से कोई भी लोग प्रेजेंट होने के लिए आए नहीं। इसीलिए कोर्ट को एक नॉन बेलेबल वारंट जारी करना पड़ा, जिसके तहत पुलिस ने उन्होंने कस्टडी में ले लिया। जब वह वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनका जो भी गुनाह था, जो भी उन्होंने किया था, वह उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वहाँ पर एक बात थी, जब जजेस ने उन्होंने एक वार्निंग देकर छोड़ने की बात कही तो उन्होंने वहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज किया कि हम यहाँ तक आए हैं लेकिन यहाँ से जाए कैसे। आते वक्त तो हमें पुलिस ले आई, लेकिन हम जाए कैसे। वी हैव नो मनी टू रीच अवर होम। इसी के साथ यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि वहाँ के जो हाई कोर्ट के जजेस थे उन्होंने उनके जाने की व्यवस्था खुद के पैसे से की, इसीलिए वह गए थे। और जो आज के केस में जो हुआ है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस को दिया जा रहा है, इसके बारे में दोनों को कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर ऑथर कहते कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे वह प्रेजेंट डे के जजेस से कुछ डिफरेंट नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिए, वो कि इंटीग्रिटी, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल एंड इम्पार्शियलिटी।
लेकिन वहाँ पर एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया है, वो है सॉबरिटी, यानी एक चीज़ का सीरियसनेस रहना चाहिए, उस सीरियसनेस को। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अगर आप इस वर्ड को यहाँ पर जज करते हो कि सोबर एज अ जज, यानी कि जज को एक सीरियसनेस होना चाहिए, जज एक सीरियस होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रेनेस हो या फिर हॉनरलेस किया जाए, आपको ग्रीमनेस समझा जाए। लेकिन सोबिट्री एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिनोट करती है बैलेंस एंड कॉन्नोट्स को, जो कि एक डिज़ायर है। और यहाँ पर उन्होंने और एक वर्ड यूज़ किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्लैम्बोयंस। फ्लैम्बोयंस का मतलब होता है कुछ ज़्यादा चढ़ा बढ़ा कर उसे यूज़ करना, यानी चढ़ा बढ़ा कर कुछ चीज़ें करना। तो ये शुड भी अवॉइड करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक सजेशन कहा है। क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर भूषण प्रशांत ने जो ट्वीट किए थे, उन्होंने उसे भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। उसमें अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट ट्वीट था उसमें CGI प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था कि CGI राइड्स अ 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू अ BJP लीडर एट राजभवन नागपुर विदाउट अ मास्क और हेलमेट। अगर इस ट्वीट के बारे में देखा जाए तो ऑथर कहते हैं कि इट कैन बी सेड टू अ क्रिटिसिज्म टू द CGI। यह CGI का एक क्रिटिसिज्म है जो कि एज एन इंडिविजुअल हम रेफर कर सकते हैं, नॉट एज अगेंस्ट द CGI एज CGI। जैसे हम CGI को जिस प्लेस पर देखते हैं उस प्लेस को ना देखते हुए इसे इंडिविजुअल क्रिएट किया जाना चाहिए। और जो सेकंड पार्ट था ट्वीट का, उसमें भूषण प्रशांत ने यह कहा था कि एट द टाइम व्हेन द कीप्स द सुप्रीम कोर्ट इन अ लॉकडाउन मोड denying citizen their fundamental rights to access justice। इस स्टेटमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो ऑथर कहते हैं द कोर्ट होल्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द ट्वीट वाज क्रिटिकल। यह भी क्रिटिकल है, लेकिन यह क्रिटिकल कैसे है? CGI एज CGI वाज कंटेम्प्टुअस। इसमें हम कंटेम्प्ट एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर इंडिविजुअली कंसिडर नहीं किया गया है, ऑल ओवर द कंट्री एंड सिटीजन को यहाँ पर एनरोल किया गया है। देन एज द कोर्ट हैज़ इटसेल्फ कैटेगराइज ओपिन्ड दैट, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखा जाए कि कोर्ट ने खुद ही यह ओपिनियन में कहा है कि कमेंट जो फोटोग्राफ पर की है CGI की, वह किसी भी कंटेम्प्ट को अट्रैक्ट नहीं करती है। लेकिन जो एक चेंजिंग नेचर है यहाँ पर देखें जो कन्वेंशंस का, तो वह है कि पर्सनल कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फंक्शनिंग एज क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस। यहाँ पर कोर्ट का कंटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है, ना कि इंडिविजुअल। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कोर्ट, अगर यहाँ पर कोर्ट के बारे में कुछ कहा गया सेकंड ट्वीट में, तो उसे हम कंटेम्प्ट कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ट्वीट में कहा गया था वह पर्सनली देखा जाए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नॉट अ कंटेम्प्ट ऑफ जज। कंटेम्प्ट कोर्ट का होता है, ना कि पर्सनली इंडिविजुअल जज का। अगर जुडिशरी में ऐसे ही चला जाए जहाँ पर फेयर एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते रहे, तो विदाउट एट्रीब्यूशन ऑफ मोटिव एंड हेल्दी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अगर यहाँ पर इंडिविजुअल केसेस को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग के बारे में जो इंडियन जुडिशरी का जो एक स्टैंडर्ड है, जो इंडिपेंडेंट है, तो उसके बारे में यह कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर सेकंड पार्ट यह इन्वॉल्व करते हैं कि अगर कोई जज खुद मोटरसाइकिल पे ड्राइव करता है तो यह इतने पब्लिसिटी करने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि वह अपना इंथुसियाज्म जो है उसे क्रैप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस ने खुद के बारे में कुछ सोबरिटी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कुछ पिछले सालों में, पिछले डिकेड्स में जो कुछ जुडिशरी का सिचुएशन था उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो जो हाई कोर्ट के जजेस थे पिछले कुछ डिकेड्स में, यानी पर्टिकुलरली इन 1980s में, तो वहाँ पर ही
कुछ ऑफिशियल कार्स कोर्ट के जजेस को प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन उसके बाद कुछ एक स्टैंडर्ड था कि जहाँ पर जो कोर्ट के जजेस थे वह खुद खुद ड्राइव करके खुद कोर्ट आते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जुडिशियल वर्क के कुछ स्टैंडर्ड्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उन्हें एज अ कंटेम्प्ट यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात को देखा जाए तो यहाँ पर कुछ जज ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ जुडिशियल वर्क के बारे में कहते हैं, अपने स्टेटमेंट में बस जुडिशियल वर्क के बारे में वह दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वह खुद के जो हॉबीज़ है सिर्फ जुडिशियल वर्क ही करते हैं, वो सिर्फ जुडिशियल वर्क को प्रायोरिटी देते हैं। जो खुद की हॉबीज़ है और जो पब्लिक आई के डोमेन में जो उनका स्टेटस है वह नीचे जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जजेस भी अपने खुद की हॉबीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पब्लिकली होने की यानी पब्लिकली करने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अल्दो ऑथर का यहाँ पर कहना यह है कि जो जजेस है वह मस्ट परस्यू सम ओल्ड नॉर्म्स और इट शुड बी एज सोबर एज द जज। एक सीरियसनेस के तहत इंडियन जुडिशरी को उन्होंने पब्लिकली डोमेन में रखना चाहिए। स्टूडेंट, इस तरह से हमने आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स डीपली कवर किए हैं। थैंक यू सो मच।